Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is respiratory system, respiratory disorders. सो ये टॉपिक है यूनिट नंबर 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल से। यहाँ पर ये टॉपिक में मैं आपको कई सारी टर्मिनोलॉजीज़ से इंट्रोड्यूस कराऊंगी और ये टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे टर्मिनोलॉजीज़ आप लोग नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो के थ्रू आप जान सकते हो। यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन जो है वो CSIR नेट में ज़रूर देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए इस टॉपिक को ज़रूर देख लेना, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो और ये चैनल पहुँच सके। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। तो गाइस जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अनअकैडमी में ऑलरेडी पढ़ा लिया है, डिटेल में जो है मैंने लेक्चर लिया हुआ है जो कि आपके टारगेट करेगा आपके CSIR नेट को। तो कोई स्टूडेंट अगर नहीं जानता है तो अनअकैडमी ऐप है जो कि जहाँ पे आप फ्रीली क्लासेस देख सकते हो। आप लोगों को जस्ट डाउनलोड करना है ऐप और वहाँ पर मेरा कोड यूज़ कर लेना है NETPD, तो आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप मेरे जितनी भी क्लासेस है और भी बाकी एजुकेटर्स की जो भी क्लासेस है उनको आप देख सकते हो, जो भी स्पेशल फ्री क्लासेस हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर कर लेना, कंप्लीट कर लेना जो मैंने पढ़ाया है, और भी कई सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ पर डिटेल में कवर कराए हैं, तो आप लोग वहाँ से अपने टॉपिक्स कवर कर लेना। जो वहाँ पर मैंने नहीं पढ़ाया, जो छूट गया था, वो अब मैं यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ। तो जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मैंने नहीं पढ़ाए, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हम इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने 4 स्टेप में कंप्लीट होता है आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है, उसमें 4 डिफरेंट स्टेप होते हैं। जहाँ पर होता है ब्रीदिंग हम लोगों ने पढ़ा था ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है। वेंटिलेशन जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीदिंग का मतलब हो गया जो आपने एयर ली अपने अंदर और जो बाहर छोड़ी, यानी जो एल्विलाई तक आपकी एयर गई और एल्विलाई से एयर जो बाहर आई, ये आपका नॉर्मल ब्रीदिंग हो गया। उसके बाद आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है? जहाँ पर एल्विलाई की सरफेस पे, एल्विलाई की सरफेस पे आपका क्या होता है, गैसेस आपका ब्लड में डिफ्यूज़ होते हैं। जैसे ऑक्सीजन अपने हाई कंसनट्रेशन से जो गैसेस होंगी वो अपने लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगी, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन का लॉ होता है, उसी तरीके से। तो ऑक्सीजन आपका एयर से एल्विलाई से ब्लड में जाएगा और ब्लड में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो वहाँ से ब्लड से CO2 जो है आपके एल्विलाई में वापस आ जाएंगे और आप एक्सहेलेशन के थ्रू जो है उसे एक्सहेल कर दोगे। तो ये होता है सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ब्रीदिंग हम लोगों ने पढ़ा था। देन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी मैंने आपको पढ़ाया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मैंने डिटेल में आपको अनअकैडमी में फ्री क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, तो किसी को अगर पढ़ना है तो वो वहाँ पे पढ़ सकता है। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ ली है। नेक्स्ट आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन होता है, कैसे फाइनली ब्रेक डाउन होता है आपका ग्लूकोज का, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, ETC, ये सारी चीज़ें सेलुलर रेस्पिरेशन में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हम जनरली अलग से ही कवर करते हैं, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन फिर अलग हो गया। तो ये चारों स्टेप मिल करके जो है आपके रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये लगभग तीन सारे स्टेप्स, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे स्टेप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने लाइन वाइज से आपको टर्मिनोलॉजी दी हुई है, तो आप लोग इन्हें ज़रूर याद कर लेना क्योंकि कोई भी टर्मिनोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है और 2 मार्क का क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल सकता है CSIR नेट में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हाइपोक्सिया कंडीशन। हाइपोक्सिया कंडीशन क्या होती है? जहाँ पर कि आपके ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया कंडीशन। देन आता है आपका एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज सफोकेशन। सफोकेशन भी हम इसे बोलते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो ब्लड में गिरने लग जाता है और CO2 कंटेंट आपका बढ़ने लग जाता है। ऐसे केस में पैरालिसिस द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है आपके, जो मैंने आपको पढ़ाए थे रेस्पिरेटरी सेंटर्स कहाँ कहाँ पढ़ाए थे मैंने आपको,
एक तो हम लोगों ने पेरिफेरल पढ़े थे, एक कीमो रिसेप्टर हम लोगों ने पढ़े थे, राइट। तो इसमें पैरालिसिस हो जाता है, यानी ये काम करना बंद कर जाए, सो ब्रीदिंग स्टॉप और डेथ अकर। तो ये काफ़ी खतरनाक कंडीशन होती है एस्फाइक्सिया की, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है? इट इज़ द स्पैज़म इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, यानी जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है उसमें स्पैज़म होने लग जाता है। इट कॉजेज ड्यू टू एलर्जी। यहाँ ये जनरली जो है वो एलर्जी से होता है। अस्थमा आपका जनरली एनर्जी से होता है, ठीक है। तो ये ब्रोंकिया में होता है, तो दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट आता है लंग कैंसर। लंग कैंसर तो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, और आप सभी लोगों को पता होगा कि कोई भी कैंसर हो, सबसे ज़्यादा डेथ अगर किसी, मतलब अगर हम देखा जाए ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर या डिफरेंट टाइप के जब जो भी हम कैंसर देखते हैं, तो ब्लड कैंसर एक तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, हम लोगों ने देखा है। दूसरा जो है लंग कैंसर से लोगों की काफ़ी ज़्यादा जाने जाती हैं, ठीक है। तो लंग में अगर कैंसर हो गया तो वो काफ़ी ज़्यादा फैटल होता है, देखने को मिलता है, और इससे डेथ जो है वो देखने को मिलती है। तो काफ़ी खतरनाक होता है लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या होता है? मैनी इंजरियस फैक्टर सच एज सिगरेट स्मोक एंड मैनी कॉजेज मैलिग्नेसी इन लंग्स। जो भी इस तरीके के फैक्टर्स होते हैं, जैसे सिगरेट, स्मोक, टबैको, इन सब चीज़ों से लेने की वजह से जो है लंग्स में जो है वो मैलिग्नेसी आने लग जाती है, लंग्स की सेल मैलिग्नेंट होने लग जाती हैं, जैसे कि कैंसर के केस में देखा जाता है। तो ऐसे में जो है आपका लंग कैंसर हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। पल्मोनरी एम्फाइसीमा। पल्मोनरी एम्फाइसीमा क्या होता है? द टर्म पल्मोनरी एम्फाइसीमा मीन्स एक्सेस एयर इन द लंग्स। इसका मतलब, इसका टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि जब आपके लंग्स में एक्सेस एयर होने लग जाती है तब हम पल्मोनरी एम्फाइसीमा बोलते हैं। अब ये एक्सेस एयर है तो ये तो अच्छी बात है, होनी चाहिए एक्सेस एयर। आप लोग बोलोगे कि इसमें क्या दिक्कत है, तो हम जरा इसको डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअल कंडीशन क्या होती है, किस वजह से आपके लंग्स में एक्सेस एयर होती है। तो दिस इज द रिडक्शन इन एल्वुलर सरफेस एरिया। यहाँ पर क्या होता है? एल्वुलर सरफेस एरिया समझते हो ना, एरिया जो है वो एल्वुलाई का कम होने लग जाता है, सरफेस एरिया, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर वॉल्स। एल्वुलाई की वॉल्स होती हैं, उनका जो है इस केस में जो पल्मोनरी एम्फाइसीमा है, यहाँ पर उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। जैसे मैं आपको फिगर से बताती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, ये आपकी नॉर्मल लंग सेल्स हैं, ठीक है, लंग्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ये एल्वुलाई है, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है वाइट वाला, ये एल्वुलाई है, ठीक है। और ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, ये वॉल है, एल्वुलाई की वॉल है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में, जो जैसे हम सबके लंग्स होते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। लेकिन जिस भी पर्सन को एम्फाइसीमा होता है उसके लंग्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, यानी जो एल्वुलाई की वॉल है वो डिस्ट्रक्ट हो चुकी है। यहाँ पे देख रहे हो, कोई वॉल नहीं दिख रहा है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है। तो जिस वजह से जब ऐसा पर्सन एयर अंदर लेगा तो एयर क्या होगा, पूरे लंग्स में इस तरीके से पूरा मूव ऑन हो जाएगा, यानी एक्सेस एयर जो है वो भरने लग जाएगा, क्योंकि अब एल्वुलाई तो बची नहीं है। एल्वुलाई, मोस्ट ऑफ द एल्वुलाई क्या हो जाती है, वॉल डिस्ट्रक्ट हो जाती है। डिस्ट्रक्ट का मतलब फट गई, टूट गई। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है एम्फाइसीमा का कंडीशन। तो ये काफ़ी डेंजरस कंडीशन होता है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। सो इट मे कॉज ड्यू टू कंटिन्यूड एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन। ये भी एयर पॉल्यूशन से होता है, या लॉन्ग टर्म अगर स्मोकिंग कर रहा है कोई पर्सन तो उसे भी ये हो सकता है। एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलर सैक ऑफ द लंग्स अगर, तो एबनॉर्मल डिस्टेंशन जो है होने लग जाता है ब्रोंक्यूल्स में, एल्वुलर सैक्स में, ठीक है। द इन्फेक्शन एक्सेस म्यूकस एंड इन्फ्लामेटरी एडिमा ब्रोंकियल एपिथेलियम टुगेदर कॉज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मैनी स्मॉलर एयरवेज। यहाँ पर क्या होने लग जाता है, म्यूकस भी क्लियर नहीं हो पाता है, जिससे कि म्यूकस भी जो है जमा होने लग जाता है एल्वुलाई में, और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज होने लग जाता है, जिससे कि हम इन्फ्लेमेटरी एडिमा भी बोलते हैं। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग आ जाना कहीं पर। जब स्वेलिंग आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडिमा। तो इन्फ्लेमेशन से जो स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेटरी एडिमा हम बोल देते हैं कि ब्रोंक्यूल्स में जो है वो इन्फ्लेमेटरी एडिमा हो जाता है। द obstruction in the airways makes it special to difficult to expire। अब जो ये इस तरीके से obstructions आते हैं आपके एयरवेज में, तो इससे जो एक्सपायर की जो डिफ़िकल्टी होती है, मतलब इंस्पायर तो कर लेता है पर्सन, लेकिन एक्सपिरेशन में ना, यानी सांस को बाहर छोड़ने में जो है ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। दस कॉजेज एंटरपार्टमेंट ऑफ एयर इन द एल्वुलाई एंड ओवर स्ट्रेचिंग दैम, और ओवर स्ट्रेचिंग होने लग जाता है। दिस इफेक्ट कंबाइंड विद द लंग इन्फेक्शन causes make destruction as 50 to 80% of the alveolar walls। और इस कंडीशन में 50 से 80% जो है वो alveolar walls भी डिस्ट्रक्ट हो जाती है।
ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये एडिमा समझ में आया होगा, ठीक है, एम्फाइसीमा समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट आता है निमोनिया। निमोनिया तो सभी लोग जानते हो, ये टर्मिनोलॉजी सबके लिए कॉमन होगी क्योंकि सभी लोगों ने सुना होता है। निमोनिया काफ़ी जानलेवा बीमारी होती है। So it is the acute infection or inflammation of the alveoli or the lungs. It may mainly caused by infection of the Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae से जब इन्फेक्शन होता है लंग्स में तो उसे हम क्या बोलते हैं कि क्या हो गया है, निमोनिया हो गया है। ये इन्फेक्शन कैसे करते हैं, जैसे जब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो लंग्स हैं उनमें कई तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें जो टाइप सेकंड एल्वुलर सेल्स होती हैं। क्योंकि देखो गाइस, अब जब हम एयर लेते हैं ना तो हमारे एयर हम एज अ फिल्ट्रेट तो ले नहीं रहे हैं। काफ़ी सारे बैक्टीरिया वगैरह इस एयर से हमें, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो भी मेरे माउथ के जरिए जा रहा होगा एयर, मेरे लंग्स में काफ़ी सारे बैक्टीरिया वायरसेस जा रहे होंगे, राइट। तो अब होता क्या है, जब ये बैक्टीरिया वगैरह मेरे लंग्स में जाते हैं तो लंग्स में क्या होती हैं, म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कंटिन्यूसली म्यूकस को सिक्रीट कर रही होती है। अब ऐसा जब मैंने ऑक्सीजन ली, मैं सांस अंदर ले रही हूँ तो मैं उस सांस में काफ़ी सारी चीज़ें अंदर ले रही हूँ बैक्टीरिया को। तो अब जो म्यूकस जो सिक्रीट होता है एल्वुलाई में, जैसे अगर आप देखोगे इस तरीके से, ये अगर आपका एल्वुलाई है तो यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है। तो म्यूकस सिक्रीट होता है तो जैसे आपने सांस अंदर ली तो जो बैक्टीरिया वगैरह है वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, उनको ट्रैप यानी वो चिपक जाते हैं इस म्यूकस में। और फिर एक टाइप सेकंड एल्वुलर सेल्स होती है जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाई है। टाइप सेकंड एल्वुलर सेल्स होती हैं जो कि सर्फेक्टेंट की तरह काम करती हैं, और ये क्या करती है, इस म्यूकस को डिसॉल्व करके इसको यहाँ से क्लियर करती है बाहर को, ऐसे सिलियरली मोशन। यहाँ पर कुछ सिलियरली सेल्स होती हैं जो कि सिलियरली मोशन करती हैं, और ये जो है सारा म्यूकस जो है आपका क्लियर होता रहता है। तो ये प्रोसेस आपके साथ में चलता रहता है, यानी आप सांस ले रहे हो, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, म्यूकस को सॉल्युबलाइज कर रहा है टाइप सेकंड सेल, और सिलियरली मोशन के थ्रू वो क्लियर होता जा रहा है, चाहे आपके माउथ से वो बाहर निकल जाए या फिर वो आपके स्टमक में आ जाता है, जो भी वो म्यूकस होता है, और वहाँ पर वो फिर क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी लंग की क्लीनिंग कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अब न्यूमोनिया के केस में क्या होता है, न्यूमोनिया के केस में जनरली यहाँ पर जो क्लीनिंग वाला सिस्टम है ये नहीं हो पाता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पर ग्रो होने लग जाते हैं। अगर ये म्यूकस क्लियर नहीं होगा, चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे टाइप सेकंड एल्वुलर सेल्स काम नहीं कर रही हो या सिलियरली मोशन ठीक से नहीं हो पा रहा हो, तो क्या होने लग जाएगा, निमोनिया, वहाँ पर निमोनिया नाम का अगर बैक्टीरिया आपने ले लिया तो वहाँ पर निमोनिया जैसे बैक्टीरिया और भी कई तरीके के बैक्टीरिया जो है मस्त तरीके से ग्रो करने लग जाएंगे। जब निमोनिया को ग्रो करने के लिए मौका मिल जाएगा तो फिर वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, एक एल्वुलाई को डिस्ट्रॉय करेगा, दूसरे को करेगा, तीसरे में जाएगा, इस तरीके से वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहेगा, जिससे कि डिजीज़ निमोनिया जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जैसा सिंपल सा फंडा बताया, बाकी हम लैंग्वेज के थ्रू पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। दिस डिजीज बिगिन विद द इन्फेक्शन इन द एल्वुलाई, द पल्मोनरी मेम्ब्रेन बिकम इन्फ्लेटेड, हाईली पोरस टू द फ्लूइड एंड इवन इन द रेड विद वाइट ब्लड सेल लीक इन द एल्वुलाई। तो यहाँ पर जो है वो डिजीज़ जो इन्फेक्शन होता है एल्वुलाई में, यहाँ पर पल्मोनरी मेम्ब्रेन जो है वो इन्फ्लेटेड हो जाती है, ठीक है, फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा पोरस हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड होने लग जाता है, म्यूकस क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है, जिससे कि वाइट ब्लड सेल्स भी वहाँ पर आने लग जाते हैं, लीक होने लग जाते हैं, और आउट ऑफ द एल्वुलाई में जो है वो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। Thus, infection of alveoli become progressively filled with fluid cells and infection is spreaded by extension of bacteria or viruses from the alveoli to alveolus। यानी इस तरीके से इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हैं ये, यानी बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स भी मिल रही हैं उनको, रेड ब्लड सेल्स भी लीकेज हो गई हैं, ठीक है, म्यूकस भी मिल रहा है, और बैक्टीरिया एक से दूसरे एल्वुलाई में मूव करती रहती हैं। इवेंचुअली लार्ज एरिया ऑफ द लंग्स, समटाइम्स होल लोब्स और इवन होल लंग्स बिकम consolidated, which means that they filled with fluid and the cellular debris। तो जितने भी सेलुलर डेब्रिस और फ्लूइड है उससे जो है आपका जो एल्वुलाई है वो भरने लग जाता है। अब बताओ, अगर फ्लूइड और डेब्रिस, सेल डेब्रिस से अगर लंग्स भरने लग जाए, एल्वुलाई भरने लग जाए, तो वहाँ पर एयर के लिए तो जगह ही नहीं होगी ना, तो सांस लेने में क्या होने लग जाएगी, दिक्कत होने लग जाएगी, राइट। तो अब देखो क्या होता है, जरा आगे पढ़ते हैं। तो ये कुछ फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। ये कुछ नॉर्मल एल्वुलर सेल्स आपकी इस तरीके से दिखती हैं। ये एल्वुलाई जो
जो है वो खाली रहती हैं जनरल कंडीशन में, क्योंकि जो म्यूकस सिक्रीट होता है उसे कंटिन्यूसली क्लियर किया जाता है, जैसे कि जो बैक्टीरिया वगैरह जो ट्रैप हुए हैं उनको क्लियर किया जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये नॉर्मल पर्सन का जो है एल्विलाई है, ये एल्विलाई है, ये एल्विलर वॉल है। और निमोनिया के केस में देखो एल्विलर वॉल भी स्वेलअप हो चुकी है और इसमें देखो फ्लूइड ब्लड सेल्स जो है वो भरने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्लूइड और ब्लड सेल्स जो है वो निमोनिया के केस में भरने लग जाता है। और यहाँ पर देखो वॉल जो है वो एडिमा हो गया है, यानी स्वेलअप हो गया। यहाँ पे वॉल का जो है वो आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, एडिमा मतलब हो गया स्वेलिंग। तो यहाँ पर नॉर्मल दिख रही है, यहाँ पे स्वेलअप दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है दिस कंडीशन कॉजेज 2 मेजर पल्मोनरी एबनॉर्मलिटीज। इस कंडीशन से 2 मेजर एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। पहला है रिडक्शन ऑफ द टोटल अवेलेबल सरफेस एरिया। अब आपको पता है क्योंकि फ्लूइड और सेल डेब्रिस भर रहा है तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा एयर के लिए, तो हवा जो आप अंदर सांस ले रहे हो तो सांस के लिए एयर तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा जो डिक्रीज इन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब एयर प्रॉपर नहीं आ पा रही है तो एयर जो है अब ब्लड में भी डिफ्यूज नहीं हो पाएगी, वहाँ पर म्यूकस भर चुका है। म्यूकस से एयर को एक तो पास होने में भी दिक्कत होगी क्योंकि इजीली ब्लड में नहीं जा पाएगा, और वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। वेंटिलेशन परफ्यूजन भी मैंने आपको बताया है क्या होता है, परफ्यूजन क्या होता है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो, रेट ऑफ ब्लड फ्लो। तो गाइज अगर आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा है तो पहले आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैं यूट्यूब क्लासेस में इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्योंकि मैंने अनअकैडमी में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। मैं कोई और नया टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में वहाँ पर पढ़ाया हुआ है, तो एक बार आप वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। वहाँ पर आपको एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर पढ़ लेना, फिर डिसऑर्डर्स को देख लेना, ठीक है। बोथ दीज इफेक्ट कॉजेज हाइपोऑक्सीमिया। इन दोनों तरीके से जो है वो हाइपोऑक्सीमिया, लो ब्लड ऑक्सीजन हो जाता है। दूसरा हाइपर कैप्निया यानी हाई ब्लड CO2, यानी ब्लड में CO2 एक तो बढ़ जाता है और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो कम होता है। तो इनके लिए 2 टर्मिनोलॉजी दी गई है, हाइपोऑक्सीमिया एंड हाइपर कैप्निया, ठीक है। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। तो आई होप आप लोगों को निमोनिया डिजीज समझ में आई होगी, कैसे निमोनिया डिजीज होता है और क्या इसके मेजर कॉजेज होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस भी सभी को पता होगा, टीबी बहुत ही फेमस बीमारी है, काफ़ी जानलेवा है ये भी, और ये कॉज होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। These bacteria settle in lungs at different places and converted normal tissue into fibrous tissue। ये इन बैक्टीरिया का काम क्या होता है, जैसे म्यूकस जो अभी माइकोबैक्टीरियम देखा था हमने, जो हमने स्टेप्टोकोकस निमोनिया देखा था अभी, ठीक है। तो उसका क्या काम था कि वो जनरली अपना मस्त रह रहा था म्यूकस में, म्यूकस सिक्रीट हो रहा था, वहाँ पर अपना रह रहा था, एक सेल से दूसरी जगह सेल जा रहा था और इस तरीके से वो जो है अपना हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा था। लेकिन अब जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस है ये क्या करता है, ये हमारी नॉर्मल सेल्स को फाइब्रस सेल्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, यानी उनको फाइबर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। इट कम्स अंडर फाइब्रोटिक डिजीज। ये किस में आता है, फाइब्रोटिक डिजीज के अंदर जो है हम इसको पढ़ते हैं, टीबी को। DOT is a direct observed treatment, is a therapy launched by Indian government for treatment of TB। तो DOT ये एक मतलब नॉर्मल सी जनरल इन्फॉर्मेशन है कि जो DOT है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी, ताकि जो है TB को ट्रीट कर सके बढ़िया से, ठीक है। उसके लिए हमने DOT जो है वो लॉन्च किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार आपको एज अ करंट अफेयर भी CSR नेट में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। TB अफेक्ट कॉजेज द फॉलोइंग। कुछ टीबी से जो है वो कुछ इस तरीके से जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक तो इंक्रीज वर्क ऑफ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स कॉजेज पल्मोनरी वेंटिलेशन, रिड्यूस इन वाइटल कैपेसिटी ऑफ ब्रीदिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इससे जो टीबी होता है, क्योंकि टीबी होने लग जाता है तो वहाँ पर भी आपको रेस्पिरेटरी, ये भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ठीक है। नॉर्मल सेल्स जो है फाइब्रस सेल्स बनने लग जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स का काम जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है और ब्रीदिंग कैपेसिटी भी जो है वो रिड्यूस देखने को मिलती है। रिड्यूस द टोटल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सरफेस एरिया, यहाँ पर भी सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। थिकनेस जो है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की यहाँ पर बढ़ जाती है, कॉजेज प्रोग्रेसिवली डिमिनाइजिंग पल्मोनरी डिफ्यूजन कैपेसिटी। और जो पल्मोनरी डिफ्यूजन कैपेसिटी यानी जो एल्वियोलाई से जो ब्लड में जो है एयर जो डिफ्यूज़ होता है वो उसकी कैपेसिटी भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूशन रेशो इन द लंग्स
फर्दर रिड्यूसिंग द ओवरऑल पल्मोनरी डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। दूसरा जो है लास्ट जो एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो भी यहाँ पर एबनॉर्मल देखने को मिलता है, जैसे हम लोगों ने निमोनिया के केस में पढ़ा था, फर्दर रिड्यूसिंग ओवरऑल पल्मोनरी डिफ्यूजन एंड CO2, और यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ O2 और CO2 दोनों का डिफ्यूजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, तो ये सारी जो है प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है हमें थ्रो इन टीबी। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है कोराइजा। कोराइजा क्या होता है? कोराइजा इज अ कॉमन कोल्ड, और ये जो राइनो वायरस होता है एडल्ट में, ठीक है, राइनो वायरस से जो कॉमन कोल्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोराइजा बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है साइनोसिस। साइनोसिस है द टर्म साइनोसिस मीन्स ब्लूनेस ऑफ द स्किन। साइनोसिस का मतलब क्या होता है? ब्लूनेस ऑफ द स्किन। ब्लूनेस ऑफ द स्किन इसका मतलब होता है इट कॉजेज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इन द स्किन ब्लड वेसल्स स्पेशली इन द कैपिलरीज। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ज़्यादा होने लग जाता है बॉडी में, ऐसे पर्सन की बॉडी में, जिससे कि ब्लड जो है वो ब्लू देखने को मिलता है, और उसकी वजह से जो है वो स्किन भी जो है आपको ब्लू देखने को मिलती है। ठीक है, दिस डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हैज़ एन इंटेंसिव डार्क ब्लू पर्पल। ऐसी डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो डार्क ब्लू पर्पल होता है, दैट ट्रांसमिट थ्रू द स्किन, और वो स्किन से जो है वो इजीली विजिबल होने लग जाता है। इन जनरल defined the cyanosis appear whenever the arterial blood contain more than 5 gram of deoxygenated hemoglobin than in each 100 ml of blood। ठीक है, तो साइनोसिस एक ऐसी कंडीशन है गाइस, देखो ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कि जो हीमोग्लोबिन है ना वो उसमें जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन अगर किसी पर्सन के ब्लड में ज़्यादा होने लग जाए, यानी ऐसे हीमोग्लोबिन जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है, जो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहे हैं, अगर ये हमारे 5 ग्राम से ज़्यादा, अगर 100 ml ब्लड में 5 ग्राम से ज़्यादा ऐसा हीमोग्लोबिन देखने को मिल जाए, तो आपका जो ऐसे पर्सन को हम क्या बोल देंगे, किसी साइनोसिस हो रहा है, और ब्लड जो है वो स्किन जो है वो ब्लू पर्पल कलर की देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ये कंडीशन एनीमिया से इसे मैच मत करना। एनीमिया भी मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ। एनीमिया का केस में क्या होता है, एनीमिया के केस में हमें खून की कमी होती है। ठीक है, तो एनीमिया के केस में हमें साइनोसिस नहीं होगा। ठीक है, एनीमिया के केस में, अगर एनीमिया से कंफ्यूजन मत खाना, एनीमिया मतलब होता है खून की कमी, यानी इतना हीमोग्लोबिन हमारे अंदर अवेलेबल नहीं है जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर सके। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। लेकिन साइनोसिस में क्या है, ब्लड आपके पास कंप्लीट है, पूरा है, हीमोग्लोबिन भी पूरा है, लेकिन हीमोग्लोबिन ज़्यादा कैसा हो गया है? डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हो गया है, जिससे कि वो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन अगर बढ़ गया हमारे अंदर 5 ग्राम से ज़्यादा, तो हमारा ब्लड फिर ब्लू दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये साइनोसिस की कंडीशन होती है। आई होप आप लोगों के लिए नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कैसा लगा गाइस वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें देवराड़ी पाठशाला को। और अगर कोई नया टॉपिक पढ़ना है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, या टेलीग्राम चैनल भी मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो कहीं भी आप मेरे को बता सकते हो, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो मैं ज़रूर उसे कवर करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।